पिछले हफ्तों बहुत ही नकारात्मक था, जिसमें हर तरफ फसाद झगड़े के बीज बोए जा रहे थे। मुझे तो लग रहा था लद्दाख भी एक मणिपुर बन जाएगा। पॉजिटिव जरूर है। अब देखना यह है कि इसमें से जो बातें हुई वो कितने जमीन पे उतरते हैं। हाँ, कल के बैठक से थोड़ा फर्क पड़ा है। अगर वो कह रहे हैं कि शिक्षा नीति में समस्याएं हैं, पेपर लीक हो रहे हैं और मिनिस्टर को रिजाइन करना चाहिए, तो उसमें बुरा क्या है? हम सिर्फ इतना कहना चाहते हैं कि जम्मू कश्मीर लद्दाख तीनों की एक एक जर्रा, एक एक इंच हिंदुस्तान का है। क्या लद्दाख भी दूसरा मणिपुर बन रहा था? सोनम वांगचुक के बयान पर क्यों भड़की सियासत, आइए समझते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा खास शो और आज बात उस लद्दाख की जिसे कभी धरती का स्वर्ग कहा गया, जहां बर्फ के पहाड़ हैं, शांत बौद्ध मठ है और देशभक्ति की मिसाल माने जाने वाले लोग हैं। लेकिन अब उसी लद्दाख से एक ऐसी आवाज़ उठी जिसने दिल्ली की सत्ता को बेचैन कर दिया। पर्यावरण कार्यकर्ता, शिक्षा सुधारक और लद्दाख आंदोलन का बड़ा चेहरा सोनम वांगचुक ने कहा उन्हें डर था कि लद्दाख कहीं दूसरा मणिपुर ना बन जाए। पिछले हफ्तों बहुत ही नकारात्मक था, जिसमें हर तरफ फसाद झगड़े के बीज बोए जा रहे थे। मुझे तो लग रहा था लद्दाख भी एक मणिपुर बन जाएगा, ऐसे इस तरफ जा रहा था। तब हम कई लोगों ने बहुत ठोस निर्णय लिए कि हम पीछे बिल्कुल नहीं हटेंगे, हम काउंसिल के स्तर पे बिल्कुल नहीं मानेंगे, चाहे हमारी जान चली जाए। बस यही बयान अब राष्ट्रीय राजनीति का बड़ा मुद्दा बन चुका है। लद्दाख के नए एलजी वीके सक्सेना ने सोनम वांगचुक को सीधे चेतावनी देते हुए कहा, भ्रामक और उत्तेजक नैरेटिव मत बनाइए। और यहीं से शुरू हुई बयान, सत्ता और विरोध की नई लड़ाई। आखिर पूरा मामला क्या है, समझते हैं। दरअसल मई 2026 में सोनम वांगचुक ने पीटीआई को दिए इंटरव्यू में कहा कि पिछले साल सितंबर में लद्दाख में हिंसा के बाद उन्हें डर लगने लगा था कि ये इलाका मणिपुर जैसी दिशा में जा सकता है। वांगचुक ने कहा हर तरफ टकराव था, हालात उसी दिशा में बढ़ रहे थे। उनका इशारा था समुदायों के बीच तनाव, राजनीतिक अविश्वास और सुरक्षा बलों के साथ बढ़ते टकराव की तरफ। याद रखिए, सितंबर 2025 में लद्दाख में प्रदर्शन हिंसक हो गए थे। रिपोर्ट्स के मुताबिक सुरक्षा बलों की कार्रवाई में कम से कम 4 प्रदर्शनकारियों की मौत हुई थी, दर्जन लोग घायल हुए और पूरे इलाकों में तनाव फैल गया। इसी घटना के बाद वांगचुक ने मणिपुर वाली तुलना की। पॉजिटिव जरूर है। अब देखना यह है कि इसमें से जो बातें हुई वो कितने जमीन पे उतरते हैं, क्योंकि कहते हैं ना, स्लिप बिटवीन कप एंड द लिप। जो वहाँ बात हुई और जो कागज पे उतरता है उसमें कितना फर्क रहता है, तो वो सब देखने की बात है। ये वर्क इन प्रोग्रेस है, इसलिए हम इंतजार में हैं कि कैसे ये आगे बढ़े। मगर एक कदम जरूर है, ये हम कहेंगे, एक पॉजिटिव कदम है, मगर खत्म नहीं है। अभी आने वाले दिनों में पता चलेगा कितना ये कारगर साबित होता है। हाँ, कल के बैठक से थोड़ा फर्क पड़ा है, वरना मैं बहुत मायूस था, आपको बताऊं, बहुत मायूस था। क्योंकि जब मुझे जेल से छोड़ा गया तो जो ऑर्डर थी उसमें ये लिखा गया था कि आपको छोड़ रहे हैं इसलिए कि लद्दाख के में एक विश्वास का माहौल बने, एनवायरनमेंट ऑफ म्यूचुअल ट्रस्ट, और फिर एक मीनिंगफुल कंस्ट्रक्टिव डायलॉग की तरफ हम जा सकें, ऐसा लिखा था। मगर जमीन पर कुछ नहीं हो रहा था। जमीन पर तो और भी लोगों को बांटने के काम हो रहे थे। लेह और कारगिल को बांटने में, लेह को बुद्धिस्ट में झगड़े निकल रहे थे, मुस्लिम्स में झगड़े निकल रहे थे, और इस तरह का कुछ हो रहा था कि सब तरफ झगड़े हो और हमारे हाथ में कुछ भी न लगे। तो हमें तो लगभग लग रहा था कि ट्रस्ट बिल्डिंग नहीं हो रहा है, मीनिंगफुल डायलॉग होने ही वाला नहीं है। तो उस बीच में ये कल का एक अलग सा एक सकारात्मक कदम हमें दिखा। इसके लिए मैं खुश हूं, क्योंकि बहुत खुशी की बात है इसलिए नहीं हूं क्योंकि पिछले हफ्तों बहुत ही नकारात्मक था, जिसमें हर तरफ फसाद झगड़े के बीज बोए जा रहे थे। मुझे तो लग रहा था लद्दाख भी एक मणिपुर बन जाएगा, ऐसे इस तरफ जा रहा था। तब हम कई लोगों ने बहुत ठोस निर्णय लिए कि हम पीछे बिल्कुल नहीं हटेंगे, हम काउंसिल के स्तर पे बिल्कुल नहीं मानेंगे, चाहे हमारी जान चली जाए। तो शायद
कुछ फर्क पड़ा, क्योंकि ये 5-6 साल से लंबा चला आ रहा है, तो इसलिए दोनों तरफ से थोड़ा ढील दिया गया है, मुझे लगता है, जो कि अच्छी बात है। तो मैं ज्यादातर हयाल की बातें इसमें नहीं मिश्रित करता हूं, क्योंकि लोग फिर सोचेंगे ये अपने संस्थाओं के लिए ये कर रहा है। मगर आपने पूछा तो जी हाँ, यही हमारी मुश्किलों में एक थी कि आप एक तरफ विश्वास बढ़ाने की, बनाने की बात कर रहे हैं, मगर हयाल तो छोड़िए, मेरा मोबाइल फोन जो कि 8 महीने पहले जब्त किया था जब मुझे जेल डाला गया, मुझे जेल से निकले 2.5 महीने होने को आ रहे हैं, अभी तक मेरा मोबाइल फोन तक नहीं है। आपको यकीन नहीं होगा, मैं कोई ओला नहीं बुक कर सकता हूँ, उबर नहीं बुक कर सकता हूँ, हवाई जहाज नहीं बुक कर सकता हूँ, मैं एकदम अपाहिज हूँ, डिजिटली अपाहिज इन डिजिटल इंडिया। तो ऐसे छोड़ा हुआ है, तो इसे ट्रस्ट बिल्डिंग कैसे कहें? और ऐसा नहीं है कि मैं और एक मोबाइल पे ये सब नहीं कर सकता हूं, मैं नहीं करना चाहता हूं, एक प्रोटेस्ट की तरह नहीं करना चाहता हूं, मैं एक अपाहिज की तरह जा रहा हूं दिल्ली में, कैश लेकर किसी से मांग रहा हूं और लोगों को कह रहा हूं ये मुझे सरकार ने आधा छोड़ा है, आधा मुझे जेल में ही रखा है। मेरे हाथ में अभी मेरे ईमेल्स, मेरे सब कुछ, मतलब लैपटॉप सा उठा के चलता हूं मोबाइल में, मैं सिद्धांतिक रूप में नहीं रखना चाहता हूं जब तक मेरा मोबाइल मुझे नहीं मिले। आदमी को आप छोड़ देते हैं, आप उसको अधूरा सा छोड़ते हैं, ये विश्वास बढ़ाने का तरीका नहीं है। तो ये मैं बता रहा था। वैसे ही हयाल की जमीन कैंसिल की, जबकि सरासर उसके सारे कागजात हैं हमारे पास कि सरकार ने खुद कहा है आप ये बनाइए। तो जब उसको, जैसे मेरे कैद को वापस लिया, वैसे ही ये सब वापस लेने चाहिए थे, नहीं लिया गया। तो इसलिए हमें, जो मैं कह रहा था आपको 2 हफ्ते पहले, मैं बहुत दुखी और नकारात्मक दिख रहा था। उसमें ये भी है, ना हमारे FCRA को रिस्टोर किया गया, जबकि कोई भी, आप, मैं चैलेंज करता हूं, फिर दोबारा देखिए हमारे किसी भी अकाउंट्स में कोई भी कमी निकले तो उसी तरह हमें IT का, GST का, हर तरफ से वो था, तो वो सब अभी बहाल नहीं किए हैं। मुझे इससे फिर सवाल उठता है कि मुझे भी क्यों छोड़ा गया? सच में एक दिलदारी था या फिर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के वजह से छोड़ा गया था? ये एक सवालिया निशान है। तो अब मैं सोचता हूं, पिछले हफ्ते तक मुझे लग रहा था ये सब दिखावा है, सुप्रीम कोर्ट के फैसले के डर में मुझे छोड़ा गया, ऐसा मानने पे मजबूर हो गया था मैं। अब कल के जो डेवलपमेंट हुआ है, उससे मैं अगले आने वाले 1-2 हफ्तों में देखना चाहूंगा कि वो सब ठीक करते हैं या नहीं। ये तो हमारे हयाल की बात हुई, मेरे फोन की बात हुई, ये तो बहुत छोटे बात हैं। सबसे बड़ी बात तो है जो लद्दाख में 24 सितंबर को इतने सारे लोग जख्मी हुए, 80 के करीब, 83 के करीब पर केस लगे, जेल गए वो, और 4 और बाद में एक 5 की मृत्यु हुई। उनको बहाल करते हैं कि नहीं, उनके केसेस वापस लें, क्योंकि कमियां हर तरफ से रही। उसी तरह जिनको चोट लगी, जिनका देहांत हुआ, उनको मुआवजा दें, कॉम्पनसेशन दें, तब सच में विश्वास का माहौल बनेगा। और मैं उम्मीद के साथ कह सकता हूं कि कल जिस तरह से उन्होंने अपना रुख बदला, उसी तरह जिनके साथ ऐसा हुआ 24 सितंबर को, वो सब भी सरकार अब वापस लेगी, ये हमारी उम्मीद है। हम 1-2 हफ्ते तक बहुत गौर से देखेंगे कि ऐसा ही कदम क्या हर चीज में ले रहे हैं वो, इन केसेस पर, इन कॉम्पनसेशंस पर, और जो हमारे संस्था के हैं जो गैर जरूरी हैं, बिल्कुल अननेसेसरी हैं, वो सब भी ठीक करते हैं, हमारी ऐसी उम्मीद है। LG वीके सक्सेना ने कहा, मार्च 2026 में लद्दाख के LG बने वीके सक्सेना ने 26 मई को X पर पोस्ट करते हुए कहा कि उन्होंने सोनम वांगचुक और उनकी पत्नी गीतांजलि आंगमो से मुलाकात की। LG ने कहा कि बैठक में सकारात्मक माहौल बनाए रखने पर सहमति बनी, लेकिन इसके बाद उन्होंने सीधे वांगचुक को निशाना पर लेते हुए लिखा, मैंने श्री वांगचुक को चेताया कि वो भ्रामक और उत्तेजक नैरेटिव गढ़ने से बचें। लोकतांत्रिक अभिव्यक्ति का मतलब झूठ फैलाने और लोगों को भड़काने का लाइसेंस नहीं हो सकता। सबसे बड़ा दावा LG ने ये किया, सोनम वांगचुक ने माना कि लद्दाख की तुलना मणिपुर से करना उनके निर्णय की गलती थी। यानी LG का कहना था कि वांगचुक खुद अपनी तुलना से पीछे हटे, लेकिन कहानी यहीं ख़त्म नहीं होती और यहीं पर दिलचस्प मोड़ आ जाता है। वांगचुक पीछे हटे या और आक्रामक हो गए।
एलजी के बयान के कुछ ही घंटे बाद सोनम वांगचुक ने सोशल मीडिया पर अपने रुख से पीछे हटने से इनकार कर दिया। उन्होंने खुद को कॉकरोच जनता पार्टी यानी सीजेपी का ऑनरी मेंबर बताया और कहा, मैसेज को समझिए, मैसेंजर को मत मारिए। दोस्तों, आपको कैसा लगेगा अगर कोई आपको अपने घर बुलाए, मेहमान की तरह चाय पिलाए, मीठी मीठी बातें करें, अपने काम के बारे में बताएं और आपके काम के बारे में पूछें और मिलकर कोलैबोरेट करने की बारे में भी बात करें और बातों बातों में कुछ वक्तव्यों के, कुछ वाकयात के, कुछ चिंताओं के जिक्र भी करें और फिर जब खुशी हंसी में हाथ मिलाकर विदा हों, उसके 1 घंटे बाद आपको पता चले कि उस मेजबान ने अपने मेहमान के बारे में दुनिया को बताया ट्वीट करके कि इस मेहमान को मैंने कड़ी चेतावनी दी, वो ऐसे बयान ना करे, वो ऐसे वक्तव्य ना दें, बाज आए। बन जाएगा ना आपके ट्रस्ट और भरोसे का फलूदा। ऐसा ही कुछ हमारे साथ भी हुआ जब कल हमें लद्दाख के एलजी वीके सक्सेना जी ने अपने घर बुलाया, चाय पिलाया, मीठी मीठी बातें की, अपने बहुत ही अच्छे कामों के बारे में बताया, जिसमें कि पौधे उगाना, पेड़ लगाना, सरोवर बनाना, पानी का इंतजाम करना, इन सब के बारे में बताया और कोलैबोरेट करने की पेशकश की। और फिर बातों बातों में उन्होंने ये जिक्र भी किया कि आपने जो कॉकरोच जनता पार्टी के बारे में बयान दिया था, उससे हमें चिंता होती है, क्योंकि आप ऐसे शख्सियत बन गए हैं कि आपके हर बात अगले दिन अखबारों की सुर्खियां यानी कि हेडलाइंस बन जाती हैं। तो आप कृपया ऐसा न कहें तो बहुत अच्छी होगी, हमारे वातावरण अच्छा बनेगा। और मैंने उन्हें कहा कि देखिए, मैं इसे एक बहुत ही रचनात्मक क्रिएटिव एक्सप्रेशन मानता हूं युवा पीढ़ी का। सरकार को असुरक्षित या इनसिक्योर महसूस करने के बजाय उनकी बात सुननी चाहिए। अगर वो कह रहे हैं कि शिक्षा नीति में समस्याएं हैं, पेपर लीक हो रहे हैं और मिनिस्टर को रिजाइन करना चाहिए, तो उसमें बुरा क्या है। बल्कि उस बात पर उन्होंने रजामंदी की और कहा कि हाँ, ऐसा तो करना चाहिए, मगर जो बात है वो आपको नहीं मालूम है शायद कि ये जो कॉकरोच जनता पार्टी है, ये विदेशी ताकतों का साजिश है। इसके मेंबर्स भारत में कम और विदेशों में ज्यादा हैं। ये पाकिस्तान, बांग्लादेश और अमेरिका से चलाए जाते हैं भारत के खिलाफ। मैंने उनसे एक तरफ तो ये कहा कि इसका तो मुझे पता नहीं है, मगर मैं जरूर इसका स्टडी करूंगा, पता करूंगा और फिर दोबारा इस पे सोचूंगा। मगर अंदर ही अंदर मुझे हंसी आ रही थी। हंसी इस बात की, शायद एलजी साहब को ये नहीं पता था कि ये सब बातें या कहानियां वो उस आदमी को सुना रहे थे जिस आदमी पर करीब 8 महीने पहले ऐसे ही कहानियां बनाकर कि इसके पाकिस्तान से संबंध हैं, चीन से संबंध हैं, सोरोस फाउंडेशन से संबंध है, ऐसे कहानियां फैलाकर उसे एनएसए के अंदर जेल में 6 महीने बंद किया था। मैं वही शख्स था, मगर शायद उन्हें नहीं पता था क्योंकि वो नए हैं। तो इसलिए मैंने अपनी हंसी रोकी और मैंने कहा कि ये मैं पता करके आपसे बात करूंगा। और उसके बाद हमारी बातें इतने प्यार और मोहब्बत से हुई कि उन्होंने एक निमंत्रण भी दिया अगले दिन के एक फंक्शन के लिए। फिर जब हम वापस आए बहुत ही खुशी से, हंसी से, उसी के ठीक 1 घंटे बाद हमें दिखता है कि उनका एक ट्वीट आया है जिसमें वो मुझे फटकार लगा रहे हैं, लगभग कहते हुए कि हमने उन्हें ये चेतावनी या सीधी बात की उनसे कि वो ये ना करें, वो ऐसा ना करें, कॉकरोच जनता पार्टी के बारे में वो अपनी बयान को दोबारा सोचें। तब तो मैंने ये सोचा कि शायद एलजी साहब को दिल्ली में बैठे किसी आका को, बॉस को खुश करना था और उन्होंने अपना ये ट्वीट कर दिया और उससे वो खुश हो गए होंगे। इस बात पर रिएक्ट करके, प्रतिक्रिया करके मैं इसे और हवा क्यों दूं।
और मैं आराम से सो गया। मगर सुबह उठता हूं तो देखता हूं कि वो ट्वीट उन्होंने अपने तक सीमित नहीं रखा, उन्होंने अखबारों में फैला दी। टाइम्स ऑफ इंडिया, इंडियन एक्सप्रेस, सारे अखबारों में सोनम वांगचुक को एलजी लद्दाख ने चेतावनी दी और उनके एक माउथ पीस है इंडस डिस्पैच, यहां तक कहते हैं लद्दाख के एलजी विनय कुमार सक्सेना ने एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक को कड़ी चेतावनी देते हुए कहा है कि मिसलीडिंग और प्रोवोकेटिव नैरेटिव से बचना चाहिए। तो मैं लद्दाख के एलजी साहब से कहूंगा कि आप अगर सच में लद्दाख में एनवायरनमेंट ऑफ म्यूचुअल ट्रस्ट फॉर मीनिंगफुल कंस्ट्रक्टिव डायलॉग बनाना चाहते हैं, पीस बिल्डिंग और ट्रस्ट बिल्डिंग करें। और जहां तक कॉकरोच जनता पार्टी के भारतीय होने या ना होने का सवाल है, तो मैं ये आप पर छोड़ता हूं, कॉकरोचों पर छोड़ता हूं, और खासकर कॉकरोच इन चीफ दीप के जी पर छोड़ता हूं कि आप मुझे कन्विंस करें, साबित करें कि कॉकरोच जनता पार्टी के सदस्य भारत से ही ज्यादा हैं, तो मैं आपका समर्थन वैसे ही करता रहूं जैसा पहले किया। क्योंकि अगर कुछ लोग कहते हैं 94% भारत से हैं, 6% बाहर से हैं, 94 तो क्या 70% भी अगर भारत से हो, बाकी 30% अमेरिका, यूरोप, नेपाल, बांग्लादेश, पाकिस्तान से हो, तो मैं ये कहूंगा कि कम से कम क्रिएटिव एक्सप्रेशंस एंड प्रोटेस्ट्स में, कैंपेन्स में तो भारत विश्व गुरु बन गया है। क्योंकि भारत के इन आइडियाज के पीछे दुनिया अब चलने लगी है। तो मेरा समर्थन आपको जारी रहेगा। मगर अगर ये साबित होता है कि भारतीय है ही नहीं, ये विदेशी ताकतें चला रही हैं, तो मैं सच बोलता हूं, मैं दोबारा सोचूंगा और सबसे कहूंगा कि दोबारा सोचें। तो इसलिए आप पर छोड़ता हूं, ये साबित करें। बस इतना ही। जय हिंद। जी हां, वांगचुक ने केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि अगर युवा सड़क पर पत्थर फेंकने के बजाय क्रिएटिव तरीके से गुस्सा जाहिर कर रहे हैं तो सरकार को उनकी बात सुननी चाहिए, ना कि उनके सोशल मीडिया अकाउंट बंद करने चाहिए। उन्होंने चेतावनी दी कि अगर युवाओं की आवाज़ दबाई गई तो गुस्सा किसी भी रूप में बाहर आ सकता है। नेपाल का उदाहरण देते हुए उन्होंने कहा कि इंटरनेट बंद होने के बाद वहां हिंसा भड़की थी, भारत को उस रास्ते पर नहीं जाना चाहिए। आखिर ये कॉकरोच जनता पार्टी क्या है, इसको समझिए। पिछले कुछ दिनों से सोशल मीडिया पर कॉकरोच जनता पार्टी यानी सीजेपी अचानक ट्रेंड करने लगी। ये कोई पारंपरिक राजनीतिक पार्टी नहीं बल्कि युवाओं के डिजिटल विरोध का नया प्रतीक बन गई। बताया जा रहा है कि सीजेपी के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म कुछ ही दिनों में लाखों करोड़ों युवा जुड़ गए। ये गुस्सा सिर्फ लद्दाख तक सीमित नहीं था बल्कि NEET पेपर लीक, बेरोजगारी और व्यवस्था से नाराजगी भी इसमें शामिल थी। नीट पेपर लीक पर भी बोले वांगचुक। सोनम वांगचुक ने बिना नाम लिए कहा, दुनिया के कई देशों में ऐसे मामलों पर मंत्री इस्तीफा देते हैं। उन्होंने कहा युवाओं की आवाज़ दबाने के बजाय सरकार को उनके सीख लेनी चाहिए। कई बार ये बात हो चुकी, कई बार जनादेश आ चुका जम्मू कश्मीर का। हम सिर्फ इतना कहना चाहते हैं कि जम्मू कश्मीर लद्दाख तीनों की एक एक जर्रा, एक एक इंच हिंदुस्तान का है। अगर विवाद कहीं है तो उस हिस्से में है जो पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर है। हमें वो मिलना चाहिए, वो हिंदुस्तान के नक्शे में शामिल होना चाहिए। भारत का, अखंड भारत का सपना ये। याद दिला दें, NEET पेपर लीक मामले में कांग्रेस और कई संगठनों ने केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग की थी। लेकिन लद्दाख आंदोलन की असली मांग क्या है, ये समझना बहुत ज़रूरी है। अब ज़रा इस पूरे विवाद की जड़ को समझिए। 2019 में आर्टिकल 370 हटने के बाद लद्दाख को अलग केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया। शुरुआत में लोग खुश थे, लेकिन धीरे धीरे डर बढ़ने लगा। ज़मीन पर बाहरी कब्ज़ा बढ़ेगा, स्थानीय नौकरियां ख़त्म होंगी, राजनीतिक अधिकार कमज़ोर होगा और दिल्ली से सीधा नियंत्रण किया जाएगा। अगर ले अपेक्स बॉडी यानी लैब और कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस यानी KDA लगातार 4 बड़ी मांगे उठा रहे हैं। राज्य का दर्जा, 6ठी अनुसूची का संरक्षण, स्थानीय रोजगार सुरक्षा और लोकतांत्रिक व्यवस्था की बहाली।
और सबसे बड़ा राजनीतिक मोड़ 22 मई 2026 को लैब और केडीए केंद्र सरकार के बीच बैठक हुई। इसके बाद दोनों संगठनों ने दावा किया कि एक इन प्रिंसिपल अंडरस्टैंडिंग बनी है जो लद्दाख में लोकतंत्र की वापसी का रास्ता खोल सकती है। प्रस्ताव क्या है इसको समझिए। लद्दाख में एक यूटी स्तर की विधायी संस्था बने, चुने हुए प्रतिनिधियों को विधायी, कार्यकारी और वित्तीय शक्तियां मिले और एक मुख्यमंत्री जैसा पद के तहत प्रशासन चले। तो कल शाम को गृह मंत्रालय में एक संवाद, एक वार्ता हुई जिसमें लद्दाख से कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस केडीए और ले एपेक्स बॉडी के सदस्य आए थे। ये सब कमेटी स्तर का वार्ता थी जिसमें कि जो मुद्दे हैं छोटे उन पे बात करेंगे, बाद में इस पे हाई पावर्ड कमेटी की भी बैठक बैठेगी। तो इसमें कुछ नई पहल और कुछ कदम नए बढ़ाए गए। आप लोगों को मालूम होगा कि लद्दाख हमेशा से संविधान के अनुसूची 6वें अनुसूची में संरक्षण और फिर लोकतंत्र की बहाली यानी कि स्टेटहुड की मांग करते आए हैं। तो स्टेटहुड और 6 शेड्यूल के बारे में सरकार का ये पक्ष था कि 6 शेड्यूल को हम नहीं दे पा रहे हैं मगर आपको 371 जो संविधान का है उसमें दे सकते हैं। ये उन्होंने पहले प्रस्ताव रखा था मगर हमारी ये समस्या थी कि 371 बिना किसी विधानसभा के, जहाँ पर लॉ मेकिंग बॉडी असेंबली हो, उसके माने नहीं रखता है। और उनका अभी तक मत था कि 371 एक काउंसिल लेवल पे दें, जैसे अभी 2 हिल काउंसिल्स हैं ले में, तो या उन 2 को दें या फिर 7 नए ज़िले बने हैं तो उन 7 में काउंसिल्स दे के फिर 371 दें। इस पे बिल्कुल लद्दाख के लोग राज़ी नहीं थे। हालांकि 6 शेड्यूल और 371 में वो समानताएं देख रहे थे मगर बिना स्टेटहुड के यानी कि असेंबली के ऐसा मानने को कोई भी तैयार नहीं था लद्दाख में। तो पहल कल ये हुई कि स्टेटहुड जो है वो हमारा मंजिल रहेगा, क्योंकि अभी लद्दाख में अपनी उत्पादन कहें या रेवेन्यू जिसे कहते हैं, अपना आमदनी नहीं है कि वो सरकारी मुलाजिमों के खर्चे उठा सके, उनके पेंशन्स के। तो वो जब तक ना हो तब तक ऐसा एक असेंबली दिया जाए जो स्टेटहुड नहीं हो मगर हो पूरे लद्दाख के स्तर पर एक असेंबली जिसमें चुने हुए सदस्य निर्णय करें, वो ही कानून नियम बना सकें। ये पहले नहीं था लद्दाख के स्तर का ऐसा एक असेंबली जिसमें नियम बनाने के वो हो, पावर्स हों। तो ये पहल कल हुई जिस पे हम फिर 371 जो कि के बनेगा उस पे सोच सकते हैं, ऐसा कल बात हुई। मगर अभी फैसला पूरा नहीं हुआ है क्योंकि इसके जो विस्तार हैं, डिटेल्स हैं, वो अभी भी काम होने वाला है, क्योंकि मेन तो डिटेल्स में रहता है कि क्या हो। मगर इतना साफ हुआ कि ये जो विधानसभा होगी या जो भी चुने हुए प्रतिनिधियों का हाउस होगा, उसके जो चीफ होंगे, जो नेता होंगे, उनके नीचे सारे ब्यूरोक्रेसी आएगी जिसमें कि चीफ सेक्रेटरी भी होंगे। तो पहले ये था कि सब पावर फाइनेंशियल एग्जीक्यूटिव एलजी साहब के पास था, लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब के पास। अब वो जनता के चुने हुए प्रतिनिधि के हाथ में होगी और उनके नीचे सारा सरकारी तंत्र होगा। ये कल तय हुआ। तो ये एक कदम है। अभी हम इस पे काफ़ी वो करेंगे, अध्ययन करेंगे कि क्या लद्दाख में सच में आमदनी नहीं है, क्या जैसा पहले अरुणाचल स्टेट बनते समय हालत थी, क्या सिक्किम जब स्टेट बना तब से अलग है, लद्दाख में आमदनी बहुत कम है। तो फिर ये बात आगे लाई गई। तो इन सब पे अध्ययन करके और आगे वार्ताएं चलेंगी। ये वर्क इन प्रोग्रेस है, मैं कहूँगा जी। ये भी कहा गया कि चीफ सेक्रेटरी समेत सभी अफसर चुनी हुई सरकार के अधीन होंगे, यानी लद्दाख अब सिर्फ दिल्ली से चलने वाला यूटी नहीं रहना चाहता बल्कि लोकतांत्रिक अधिकार मांग रहा है। सरकार की चिंता क्या है इसको भी समझना बहुत ज़रूरी है। लद्दाख सिर्फ पर्यटन स्थल नहीं है, वो भारत का बेहद संवेदनशील बॉर्डर इलाका है। एक तरफ चीन, दूसरी तरफ पाकिस्तान और बीच में रणनीतिक रूप से बेहद अहम क्षेत्र।
ऐसे में केंद्र सरकार नहीं चाहती कि वहां किसी तरह का सामुदायिक और राजनीतिक तनाव राष्ट्रीय सुरक्षा का मुद्दा बन जाए, इसलिए एलजी सक्सेना लगातार सकारात्मक माहौल और विकास की बात कर रहे हैं। उन्होंने कहा, लगातार प्रदर्शन और रैलियां लद्दाख के पर्यटन आधारित अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंचाना चाहती हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है, अगर कोई एक्टिविस्ट कहता है हमें मणिपुर जैसी स्थिति से बचना चाहिए, तो क्या वो चेतावनी है या फिर सरकार के खिलाफ भड़काऊ राजनीति? क्या लोकतंत्र में डर जताना भी अपराध बनता जा रहा है? और क्या हर असहमति को उत्तेजक नैरेटिव कहकर खारिज कर देना सही है? 6 शेड्यूल के बारे में डिस्कशन हुई, 371 पे हुई, यूटी लेजिस्लेचर पे हुई। यूटी लेजिस्लेचर में अगर हमारा फाइनेंशियल रेवेन्यू बजट, कैपिटल बजट, हर चीज़ पे हुआ। और यूटी एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से भी कई जो उनकी तरफ से कई सजेशन आए। तो अभी कोई डिसीजन पे नहीं है, नेक्स्ट मीटिंग होगी। तो मुझे लगता है कि एक तरीके से जो है अब किसी कंक्लूजन की ओर बढ़ने का एक मुझे लगता है कि एक वो चल रहा है। बहुत जल्दी नेक्स्ट मीटिंग होगी, तो उस समय जो भी सामने आएंगे उसके बाद हाई पावर कमेटी में कोई ना कोई डिसीजन हो जाएगा। 6 शेड्यूल और नहीं, हर चीज़ पे डिस्कशन हुई इसमें। कोई चीज़ आगे बढ़ रही है? नहीं, देखो हर चीज़ पे यहाँ पे डिस्कशन हुई। ये कोई मैंने कल आपको बताया था, ये मीटिंग कोई डिसीजन वो है था नहीं, ये हाई पावर कमेटी का तरह नहीं, इसमें कोई डिसीजन आ नहीं सकता था। लेकिन सारे चीज़ों पे खुला डिस्कशन हुई और मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में फिर से मीटिंग बुलाया जाएगा और कहीं ना कहीं कंसेंसस पे हम आएंगे। सोनम वांगचुक बनाम एलजी सक्सेना का ये विवाद सिर्फ एक बयान की लड़ाई नहीं, ये उस भारत की कहानी है जहां सीमावर्ती इलाकों के लोग अब सिर्फ विकास नहीं बल्कि पहचान, अधिकार और लोकतंत्र की मांग कर रहे हैं। लद्दाख आज भी शांत दिखता है, लेकिन उसके भीतर सवाल उबल रहे हैं। और शायद सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या देश अपने सीमावर्ती नागरिकों की बेचैनी सुनेगा या हर सहमति को भ्रामक नैरेटिव कहकर दबा देगा? आपकी राय क्या है? कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करें, और ऐसे ही फैक्ट बेस्ड कहानियों के लिए, स्टोरियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अपने दोस्त हैदर अब्बास को इजाज़त दें। नमस्कार।